हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब संकुल। मैं कमलेश तोतलानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस बार वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि इसका कोई जीपीएससी से पहले का कोई पैटर्न लिंकेज नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने हिस्ट्री का थीम बनाया, हमने ज्योग्राफी का थीम बनाया, ठीक है, हमने एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का थीम बनाया। अब हम बनाने जा रहे हैं इस बार इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की थीम, जो कि अब इस बार पहली बार जीपीएससी की मेंस में एग्जाम में पूछेगा। इसके पहले अब तक सोसाइटी सोशल जस्टिस अलग से स्पेसिफिकली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड इट इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो के साहब इसकी थीम बता दो। कितने सारे लोगों ने यहाँ पे फोन किया, बकायदा सेंटर पे फोन किया कि साहब प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो यस, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई एंड मैं आपके सामने लेके आया हूं थीम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दिस वन अनाउंसमेंट। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारी उड़ान बैच, हम सबके सपनों को उड़ान देने वाली बैच, जीपीएससी की इंग्लिश मीडियम की बैच, जो कि हमारी फाउंडेशन बैच है, जिसमें हम बच्चों को स्क्रैच से पढ़ाते हैं, एकदम बेस से एडवांस लेवल तक ले जाते हैं, वो शुरू हो चुकी है। आप जल्दी से, अगर एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लें। ऑफलाइन सेंटर है गांधीनगर में, सरगासन ब्रांच है हमारी। और अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन नहीं आ सकते, आपके लिए लाइव करने का, लाइव देखने का, रिकॉर्डेड वीडियो देखने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जल्दी जल्दी से डाउनलोड करिए वेब संकुल लाइव एप्लीकेशन। हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कांटेक्ट करिएगा इस नंबर पे ताकि आपको और डिटेल में काउंसलिंग दी जाए। ठीक है, सो नाउ वी मूव अहेड। चलिए, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी की थीम्स एंड सोशल जस्टिस की थीम्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, शुरुआत में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन सोसाइटी की थीम्स का। अब आप बोलोगे कि साहब ये थीम्स आप लेके कहां से है, जीपीएससी ने तो अब तक पूछा नहीं है। तो मैं सिंपल कहूंगा, जीपीएससी ने अब तक सिलेबस में भी तो नहीं डाला था ना, तो सिलेबस में किसी का तो रेफरेंस लेके सिलेबस में ऐड किया होगा। हाँ, तो जिनका उन्होंने रेफरेंस लिया है उन्हीं की थीम्स पकड़ के मैं यहाँ पे आपके सामने पेश हुआ हूँ। ठीक है, सो हमारा जैसा रेगुलर पैटर्न है उसी तरीके से चलेंगे। पहले हम सारी की सारी थीम्स देख लेंगे एंड देन वी विल प्रेडिक्ट द पेपर। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं इंडियन सोसाइटी से एंड देन उसके बाद करेंगे हम सोशल जस्टिस। ठीक है, चलिए। सो इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की थीम्स। देखिएगा कि ये सब्जेक्ट सबके लिए नया होगा, है ना। और इसमें इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि साहब इसमें कंटेंट कहाँ से लाएं, क्योंकि स्पेसिफिकली तो कोई बुक अवेलेबल है नहीं। ठीक है, और इस वजह से ये सब्जेक्ट काफी चैलेंजिंग है। मैं अभी से ही पहला प्रेडिक्शन कर देता हूं बिना थीम्स के कि GS2 विल बी वेरी वेरी टफ पेपर। ये बोले तो घाबा काड़ी नाक से, क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है। GS2 पहले ऐसा होता था कि GS2 में बहुत इजीली लोग 120 के ऊपर लेके आ जाते थे, अब 100 लाने में भी हालत खराब हो जाती है। तो वैसे ही जीपीएससी में भी क्या हो रहा था अब तक, GS2 में लोग जब 150 मार्क्स के पेपर होते थे तब 85 प्लस 88 लेके आ जाते थे, आराम से लेके आ जाते थे। इस बार GS2 का पेपर टफ होने वाला है, याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस हो चुका है। ठीक है, तो पहला तो हमने ये डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं सोसाइटी की थीम्स के ऊपर। सबसे पहले नंबर 1, पहली जो थीम है जो कि पॉलिटी से मिलती जुलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती जुलती है, सेक्युलरिज्म। देखो, सेक्युलरिज्म अगर पॉलिटी में पूछ लेगा तो वेल एंड गुड, अगर सेक्युलरिज्म पॉलिटी में नहीं पूछेगा, ये थीम है यूपीएससी की थीम है, यहीं से ही सीधा सीधा रेफरेंस लेती है जीपीएससी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, इसमें जो थीम है इंडियन सेक्युलरिज्म, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। सो पहली मेरी
फर्स्ट मेरी जो थीम हो गई वो कौन सी हो गई? इंडियन एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। प्रिपेयर वेल, ठीक है। नंबर 2, दूसरी जो मेरी थीम होगी दैट इज रीजनलिज्म। देखो फ्रेंड्स, रीजनलिज्म की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं, है ना। आपने आई होप पढ़ा होगा, जहां से भी पढ़ा होगा आपने, बट इसका कंटेंट इकट्ठा करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। पढ़ाना तो वो चैलेंजिंग टास्क है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। खैर, यहाँ पे अगर हम देखें तो रीजनलिज्म की अगर अपने बात करें, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो प्रेडिक्शन बाद में, बट पहले थीम्स। सेक्युलरिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, ठीक है। रीजनलिज्म एंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी देख लेना। रीजनलिज्म एंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में इसकी वजह से काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। महाराष्ट्र में हुआ, मणिपुर में हुआ, बहुत सारे इश्यूज हो गए, ठीक है। सो सेक्युलरिज्म एंड रीजनलिज्म। उसके बाद नंबर 3 अगर अपने देखने की कोशिश करें, इसको कैसे भूल सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया जाना ही जाता है किसके लिए? डाइवर्स कल्चर के लिए। तो इसमें डाइवर्सिटी के ऊपर पूछा जा सकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ सकता है ना। मैं लिख देता हूं, शायद आपको पेपर में आएगा तो फिर मेरे को याद करोगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे डाइवर्स कल्चर के ऊपर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 3 थीम हमने देख ली, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, उसके रिलेटेड इश्यूज यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड देन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट थीम्स। यहां तक हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, जैसे ही हमने रीजनलिज्म इन सब की चर्चा कर ली, एक मुद्दा जो सोसाइटी में काफी डिटेल में मुद्दा पढ़ा जाता है, इवन पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, रिजर्वेशन का मुद्दा अभी हाईलाइटेड है, न्यूज में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस आ रहे हैं, ठीक है। सो रिजर्वेशन इट इज इन न्यूज। हो सकता है कहीं ना कहीं से रिजर्वेशन से पूछ लेगा क्वेश्चन, दलित कैपिटलिज्म से क्वेश्चन पूछ लेगा। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल, है ना। रिजर्वेशन का ही अपना टॉपिक बन जाता है ना। उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5वां और 6ठी जो थीम है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं एक क्वेश्चन आएगा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। इफेक्ट किस पे, मैं स्पेसिफिकली बता देता हूं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले तो महिलाओं पे, कि महिलाओं के ऊपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी कंडीशन में क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली स्ट्रक्चर। आई होप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, लिव इन रिलेशनशिप वाला सब कुछ आपने पढ़ा होगा। टाइप ऑफ मैरिजेस पढ़े होंगे, है ना। टाइप ऑफ मैरिजेस, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, अब तो सोलोगैमी, खुद से ही लोग शादी करने लगे, ठीक है। वडोदरा में एक केस आया था, आप सबको पता होगा। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओल्ड एज पर्सन, बुजुर्गों पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या असर पड़ रहा है। एंड द मोस्ट फेवरेट, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ, है ना, मतलब कट ऑफ हो रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव है, जो उनके साथ रहने वाले हैं उनसे कम एक्टिव हैं, तो उनसे आइसोलेट होते जा रहे हैं, और जिनको जानते भी नहीं है फेक आइडेंटिटी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। सो बेटर है चिल्ड्रन वाला इशू आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। जेन जी वाला जो नेपाल में भी इशू हुआ, सबको पता होगा, तो चिल्ड्रन से जेन जी से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलो एक लास्ट इसमें, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अवर कल्चरल डाइवर्सिटी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सीधा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जिसके लिए भारत जाना जाता है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस पे ग्लोबलाइजेशन की क्या असर पड़ रही है। सो दीज आर दी वेरियस थीम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हेन वी कंसीडर अबाउट इंडियन सोसाइटी। हो गया ये। चलो इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडीशन ऑफ विमेन।
कंडीशन ऑफ विमेन, मतलब विमेन अपने आप में ही एक थीम है। अगर आप देखें फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब महिलाओं का ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है एज कंपेयर टू मेल व्हेन वी कंसीडर अबाउट फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ विमेन, उसमें फेमिनाइजेशन एक मुद्दा जो पिछले 2-3 साल से बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है ना। ये कितने सारे एडिटोरियल लिखे गए हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखना। शायद क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो आ सकता है। एक तो पूछा जाएगा क्वेश्चन मैरिटल रेप का, बहुत एडिटोरियल, बहुत डिस्कशन हो चुका साहब। मैरिटोरियल रेप को क्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इसके अलावा एडल्ट्री पे क्वेश्चन बन सकता है ना, एडल्ट्री पे क्वेश्चन बन सकता है। आई होप सबको पता हो गए ये कीवर्ड्स। अभी ये मैं समझाने नहीं बोल सकता, मैं समझाना ये नहीं बैठ सकता कि मैरिटल रेप क्या है, एडल्ट्री क्या है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। उसके लिए आप बैच में आइए, मजा आ जाएगा। बट अगर आप बैच में ज्वाइन नहीं कर रहे तो ये खुद से पढ़ना पड़ेगा, जिसका कोई मटेरियल है ही नहीं। ठीक है, तो देखते रहिएगा। चलो, तो ये छठी थीम हो गई। 7वीं थीम, नेक्स्ट जो थीम है दैट इज कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम एंड इट्स इवॉल्विंग नेचर। कास्ट सिस्टम एंड इट्स इवॉल्विंग नेचर। कास्ट सिस्टम अपने आप में, अगर आप देखें, शुरुआत में वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम से देन वी शिफ्टेड टू जाति सिस्टम, जाति सिस्टम से अब ये कास्ट सिस्टम आया, कास्ट से अब सब कास्ट डेवलप हो रही है और कास्ट सेंसस लेने की भी बात हो रही है। ठीक है, सो अगर आप देखें दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, जो न्यूज में है, सोसाइटी में है, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो कास्ट सिस्टम और उसका जो नेचर इवॉल्व हुआ है, मतलब वर्ण सिस्टम से लेके कास्ट सिस्टम तक, सब कास्ट तक, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। और इसी कास्ट सिस्टम को जोड़ सकता है रिजर्वेशन के साथ, है ना, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आपको फिर इन्वॉल्वमेंट उसमें रखना पड़ेगा, है ना। तो कास्ट सिस्टम इज दी अनदर थीम। नेक्स्ट, उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये अगर पेपर एकदम इजी आया, हो सकता है पहली बार ये सोसाइटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पेपर इजी हो जाए, ये तो मैं सीधा क्वेश्चन ही बता रहा हूं। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या क्या लगते हैं आपको भारत की सोसाइटी के यूनिक फीचर्स, ऐसा पूछेगा। यूनिक फीचर्स, हम किस बात में स्पेशल है ना। सो यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9th थीम जो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है, हालांकि यूपीएससी में लिखा गया था इंडियन डायस्पोरा, यहां पे सिलेबस में सीधा सीधा लिख दिया है गुजराती डायस्पोरा। तो क्योंकि ये गुजराती डायस्पोरा, ये अपने आप में जीपीएससी ने एक अनोखा रोल प्ले किया है, यूनिक चीज लेके आया है। एक क्वेश्चन यहां से पक्का बन जाएगा, गुजराती डायस्पोरा, કે આપણા ગુજરાતીઓ આખા વિશ્વમાં કઈ કઈ છે એમનું રોલ, मतलब रोल ऑफ गुजराती डायस्पोरा, रोल ऑफ गुजराती डायस्पोरा पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी भी पूछ सकता है, किस तरीके से ये भारत की इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्रिपेयर वेल गुजराती डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है गुजराती डायस्पोरा। तो अब आपने जहां से भी पढ़ा होगा, आपने ये टॉपिक अच्छे से कवर किया होगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल। ये हो गई 9 थीम्स, है ना, 9 थीम्स है, और इन 9 थीम्स में से डेफिनेटली देयर विल बी 5 क्वेश्चंस। तो मेरे को 9 मुद्दे ढंग से करके जाने हैं, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप याद करोगे साहब, ये चेहरा भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये 9 थीम्स ही हैं जहां से क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है, और यूपीएससी का रेफरेंस लेके जीपीएससी ने सिलेबस में डाला है। तो क्या साहब क्वेश्चन नहीं आएंगे? गारंटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने थीम्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं। चलिए, तो थीम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सबसे पहली थीम है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म एकदम इजी है, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न, है ना। वेस्टर्न की सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट अलग है, इंडियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें थिंकर्स का डालना पड़ेगा, कुछ थिंकर्स क्या बोलते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म को? सूडो सेक्युलरिज्म। ये सारे कीवर्ड्स एग्जाम में आने चाहिए। ठीक है, अब सूडो सेक्युलरिज्म को भी काउंटर करना है।
आई होप आपको आंसर राइटिंग जहां से भी आपने पढ़ी होगी आपने सीखा होगा, है ना। बाकी हमारे पास आओगे तो हम तो पढ़ा ही देंगे। तो इधर सेक्युलरिज्म, उसके बाद ये है रीजनलिज्म, 2 थीम हो गई। तीसरी थीम हो गई डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, दलित कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सारे इन सब के ऊपर प्रिपेयर करके जाना है। रोल ऑफ विमेन, रोल ऑफ विमेन में फेमिनाइजेशन हो रहा है ना, और विमेन एम्पावरमेंट, ये तो अलग से क्वेश्चन बन सकता है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। मैरिटल रेप का चल रहा है, एडल्ट्री चल रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इनको रिजर्वेशन अभी मिलेगा नेक्स्ट लोकसभा में, है ना, तो आई होप सबको पता होगा ये। नेक्स्ट कास्ट सिस्टम, उसका इवॉल्विंग नेचर, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेगा, ठीक है, मतलब पूरा सोसाइटी का क्रक्स ये लिखना है ना, अगर आ गया तो फिर याद करोगे। खैर, और लास्ट कौन सा है, गुजराती डायस्पोरा। दीज आर दी थीम्स ऑफ जीपीएससी 2025 मेंस एग्जाम, है ना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रेडिक्शन, क्या क्या पूछा जा सकता है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पढ़ना तो ये सब कुछ है। चलो देखिएगा, एक तो मेरे को सीधा सीधा लगता है सेक्युलरिज्म पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। पूछने कितने हैं, 5 क्वेश्चन, टॉपिक्स कितने हैं, 9, ठीक है। तो मैं प्रेडिक्ट करके दे देता हूं आपको। पहला तो सेक्युलरिज्म कायदेसर लगी रहे, उसके बाद नेक्स्ट मेरे को लग रहा है रीजनलिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म में बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो सेक्युलरिज्म या तो रीजनलिज्म, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, देखो अगर ये थोड़ा ना पेचीदा मामला है, थोड़ा सा बोलते ना कि एग्जामिनर अंकल भी क्या करते हैं, थोड़ा बच के पेपर निकालते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर टिप्पणी करना अपने आप में एक मतलब बड़ी बात हो जाती है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं। अब आपकी भावनाएं इसमें बाहर आ जाती है, ठीक है। जिसके पास रिजर्वेशन अवेलेबल है वो फेवर में लिखने की ज्यादा कोशिश करेगा, जिसके पास नहीं है वो अगेंस्ट में ज्यादा लिखने की कोशिश करेगा। इवन जब मैं क्लास में पढ़ाता भी हूं तब भी डिबेट हो जाती है क्लास में कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया था, अभी अगर आपने देखे तो लेटेस्ट न्यूज आ रही है इसके रिलेटेड, है ना, कि अलग अलग कोटा में किसी को जो अलग कोटा मिला था, हाइट के कोटा से उसने रिजर्वेशन एक पर्सन ने लिया, एंड देन फिर जनरल में उसने सीट ली। तो इस तरीके से मुद्दा चल रहा है, आई होप सबको ये मुद्दा पता होगा। तो रिजर्वेशन हाईलाइटेड है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है, बट मेरे ख्याल से आएगा नहीं, क्योंकि तब तक पेपर बन चुका होगा। ये जो मुद्दा है रिजर्वेशन का अभी अभी उठा है, उसके पहले ही पेपर बन चुका होगा। अगर पेपर बन चुका होगा तो ये नहीं आएगा। मेरे हिसाब से पेपर बन चुका है इस मुद्दे का हाईलाइट होने से पहले, सो मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये तो गारंटेड आएगा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और मैं जहां तक मुझे लगता है विमेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या तो विमेन के ऊपर अलग आ जाएगा या तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आ जाएगा। फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा आ जाएगा। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, मैरिज सिस्टम, इसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि आजकल मैरिज का टाइप भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। विमेन के ऊपर तो अलग से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ओल्ड एज मुझे नहीं लगता, चिल्ड्रंस के ऊपर शायद जेनजी को पूछने की कोशिश करे तो पूछ सकता है, बट मेरे को फैमिली पे क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, फैमिली एंड मैरिज वाला। इसके बाद कंडीशन ऑफ विमेन, ये गारंटेड क्वेश्चन आएगा एक, चाहे फेमिनाइजेशन आ जाए, विमेन एम्पावरमेंट पे एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सिस्टम, ये तो मेरे को लग ही रहा है। यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और गुजराती डायस्पोरा, तो कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। अब देखते हैं कि कितना हिट होता है उसमें से, ठीक है। चलिए, तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। इंडियन सोसाइटी की जितनी भी थीम्स थी, है ना, वो हमने कवर कर ली है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू सोशल जस्टिस। हाँ जी, तो सोशल जस्टिस की हम चर्चा करते हैं। सोशल जस्टिस, उसकी थीम्स, देखो ये जो मुद्दा है प्योरली एंड प्योरली करंट अफेयर्स का है ना, प्योरली एंड प्योरली करंट अफेयर्स का है। यहाँ पे मैं थीम्स जो है
इसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं? बेस्ड ऑन इश्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं, बेस्ड ऑन इश्यूज, जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो अवर इश्यूज, जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इश्यूज है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कौन से इश्यूज हैं पहले तो मैं वो बता देता हूं, एंड देन फिर दो ही टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन दिस इश्यू, रोल ऑफ एनजीओ सीएसओ ऑन दिस इश्यू। ठीक है, तो अपने पहले एक काम करते हैं, इश्यूज को अपने लिख लेते हैं, उसके बाद अपने आगे चर्चा करते हैं। ये जो मेरी इश्यूज हैं एक्चुअली में वही थीम्स है, जितने भी इश्यूज है करंट अफेयर्स में वही थीम्स है। सबसे पहला इसमें पॉवर्टी एंड हंगर। और अगर आपको याद हो तो जो मैंने एसडीजी गोल्स वाला वीडियो बनाया था उसमें भी एसडीजी 1 लिखा हुआ था, नो पॉवर्टी, है ना। सो एक्चुअली में एसडीजी गोल्स जो बनाए हैं दैट आर ऑलरेडी सोशल इश्यूज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरकनेक्शन ऑफ टॉपिक्स। ये समझना पड़ता है। आप आइए बैच में तो आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को दूसरे से कनेक्शन बिठाया जाता है। जितना ज्यादा पेपर में कनेक्शन होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो तो पहला कौन सा इश्यू आ गया? पॉवर्टी एंड हंगर। हंगर से ही जुड़ा हुआ है माल न्यूट्रिशन, तो ये मेरा दूसरा इश्यू हो गया, कुपोषण जिसको बोलते हैं। हंगर से ही क्या आ जाएगा? माल न्यूट्रिशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम, देखो अब आप देखो इंडिया को बोल दिया जाता है इट इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के केस नहीं होंगे इंडिया में है उतने। ठीक है, टीबी के केस हैं, कैंसर के केस है, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर फिर वो पूछेगा सरकार ने क्या किया है। मतलब कोई भी एक हेल्थ केयर के ऊपर इश्यू पूछ लेगा, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज पूछ लेगा, कैंसर पूछ लेगा, टीबी पूछ लेगा, या कोई और बीमारी का नाम पूछ लेगा जो काफी ज्यादा न्यूज में है। डायबिटीज ये हमेशा न्यूज में रहता है इंसुलिन की वजह से। मतलब ये साइंस एंड टेक में भी आप पढ़ते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कैसे इंसुलिन बनाया गया था। आई होप वो टॉपिक भी सबने पढ़ा है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में अलग अलग मुद्दे, मैं जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, मेरे को तो डायबिटीज पे लग रहा है लेकिन फिर भी डायबिटीज, टीबी, कैंसर, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज में आया था कि रशिया ने कैंसर की एक नई दवा बनाई है। सो अगर उसके पहले पेपर बन गया तब तो ये नहीं आएगा, बट ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कैंसर आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हेल्थ केयर सिस्टम। उसके बाद इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब एजुकेशनल इश्यू, क्या बोलेंगे हम इसको? एजुकेशन क्या इश्यू। इसके लिए सरकार ने, आई होप सबको पता होगा, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो मोदी जी ने बनाई थी, तो उसके ऊपर तो जीपीएससी 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक बार इकोनॉमी में पूछ लिया, एक बार एसए में पूछ लिया, और एक बार कहीं लैंग्वेज पेपर में पूछ लिया। तो अगर आप देखने की कोशिश करें एजुकेशन के ऊपर जीपीएससी का हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा, है ना। सो इलिटरेसी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज एजुकेशनल इशू। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी एंड हंगर हो गया, उससे जुड़ा हुआ है माल न्यूट्रिशन। यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद नंबर 5 अगर अपने समझने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा माइग्रेशन का इश्यू। स्थानांतर जो लोग करते हैं, माइग्रेशन का इश्यू। माइग्रेशन का इश्यू दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉपुलेशन का इश्यू आ जाएगा। पॉपुलेशन के क्या इश्यू है? ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन है, हम इकोनॉमिक एडवांसमेंट हमें इकोनॉमिक एडवांसमेंट करने में दिक्कतें आ रही है। हमारा पॉपुलेशन एक तरफ बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे एडिटोरियल लिखे गए हैं। जैसे कि मैं एक मुद्दा बताता हूं आपको, शायद ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये धीरे धीरे एक खतरा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हो गया है, खतरा है ये बनने का, डेमोग्राफिक
डिजास्टर बनने का। मतलब इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग करके इकोनॉमिक ग्रोथ करे। या तो ये इकोनॉमी में आ सकता है, या तो ये इधर सोशल इश्यूज में आ सकता है, सोशल जस्टिस में आ सकता है, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। सो पॉपुलेशन के जितने भी इश्यूज है ये एक थीम बन जाती है। और दूसरा माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये तो इश्यू रहता ही है, ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है, ये तो मैंने पहले आपको पुराने वीडियो में बता दिया था। आई होप सभी ने ज्योग्राफी वाला थीम्स वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेंडर इन इक्वालिटी। यहां से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मतलब जो मेल में एंड फीमेल में जितने भी इनइक्वालिटी के इश्यूज है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर एक चीज, आई होप सबने पढ़ा होगा व्हाट इज व्हाइट कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब, है ना। तो रेड कॉलर जॉब, अलग अलग कॉलर जॉब यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और जो मुद्दा है वो समझाना पड़ेगा। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट से, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो विमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है। सो बहुत विशाल इसका बहुत बहुत वाइड डायमेंशन है। जिस डायमेंशन में आप सोच सकते हो उस डायमेंशन में आप आंसर लिखिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो अभी भी देर नहीं हुई है, इन सब के ऊपर एक एक आंसर लिखना बैठ के। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे, बट लिखो उसको, ठीक है। चलिए, तो पॉवर्टी, हंगर, ये सारे मुद्दे हमने यहाँ पे चर्चा कर लिए हैं। और लास्ट 8वीं जो थीम है, वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल सेक्शंस, वल्नरेबल सेक्शंस में कुछ नहीं आएगा, विमेन आएगा, चिल्ड्रन आएगा, फिर ट्राइबल्स आएंगे, SC ST जिनको हम बोलते हैं, SC ST के जो भी इश्यूज हो रहे हैं, तो जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, है ना, ओल्ड एज भी इसमें आ जाएगा। तो जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ये जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनके ऊपर से रोल ऑफ गवर्नमेंट पूछा जा सकता है। तो ये 8 मुद्दे हैं सोशल जस्टिस के। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन, जितने भी हमने इश्यूज डिस्कस किए वो सारे इश्यूज। सोशल इश्यूज, या तो जो भी मैंने थीम बताई वो सारी थीम्स। रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन दिस, ये एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आई होप सभी ने गवर्नेंस में पढ़ा होगा, ये रोल ऑफ CSO, है ना, या तो फिर NGO ऑन दीज सोशल इश्यूज। मतलब ये जो 8 थीम है, इनके ऊपर NGO का और सरकार का रोल, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं, NGO किस तरीके से इन सोशल इश्यूज को हटाने में मदद रूप हो सकती है, और सरकार क्या कर रही है इन सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। सो इसके लिए करना क्या है, आपको कायदेसर सोशल जस्टिस के लिए, सुन लेना ध्यान से, आपके पास कायदेसर गवर्नमेंट की स्कीम्स होनी चाहिए। हर एक इश्यू पे आपके पास गवर्नमेंट की स्कीम होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 स्कीम्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 3, ठीक है। पुरानी होगी तब भी चलेगा, लेटेस्ट वाली तो आ ही जाएगी, पुरानी होगी तब भी चल जाएगा, 3 नहीं तो 2 तो कर ही लोगे आप, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स होनी चाहिए, प्लस मेरे पास होना चाहिए बढ़िया डेटा होना चाहिए। मैं कितनी बार अपने वीडियोस में डेटा बैंक की बात करता हूं, तो जब तक डेटा बैंक नहीं होगा, स्कीम्स नहीं होगी, SDG गोल तैयार नहीं होंगे, इस सब्जेक्ट्स में कीवर्ड तैयार नहीं होंगे, साहब मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कोई इधर ख्वाब दिखाने या धोखा देने नहीं आया हूं, जो फैक्ट है मैं वही बोलूंगा। जब तक आपके पास SDG गोल नहीं है, आपके पास कीवर्ड्स नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है, इश्यूज के ऊपर आपके पास डेटा नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जनरल लिख के आओगे, जनरल से भी कम मार्क्स मिलेंगे, एवरेज से भी बिलो मार्क्स मिलेंगे। 15 मार्क्स में से दे देगा 4 मार्क्स दे देगा, साहब रोना आ जाएगा, क्योंकि जिसने ये लिखा है 15 में से 9 से 10 तो उठा ले जाएगा। ये सब्जेक्ट का मेन बेनिफिट ही ये है,
इस सब्जेक्ट का मेन बेनिफिट ये है कि इसमें जिसने ये सारी चीजें इंक्लूड कर लिया उसको एज मिल जाएगी, वो इस सब्जेक्ट में मार्क्स खींच सकता है। इस वजह से मैंने बोला था पहले ही कि ये जो GS2 का पेपर है ये काफी टफ रहने वाला है ना। और इसमें भी जो मेन चैलेंज आता है वो आता है लैंग्वेज का। जो मेन चैलेंज आता है वो क्या आता है? लैंग्वेज का। अब इंग्लिश मीडियम वाले के पास कीवर्ड्स इंग्लिश में होंगे, गुजराती मीडियम वाले यहां पे आके फंस जाएंगे क्योंकि अब दलित कैपिटलिज्म है ना। फिर अगर आप देखें ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, जस्ट अ मिनट, ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने आपको दिखाए, इधर डायस्पोरा, अभी तो मैंने सिलेबस आपको पढ़ा नहीं, जस्ट बता रहा हूं, एडल्ट्री, मैरिटल रेप, फेमिनाइजेशन, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इसका गुजराती ट्रांसलेशन आई होप आपके पास होगा। चैलेंज यही है कि इस सब्जेक्ट में गुजराती कीवर्ड्स कहां से निकालेंगे। पॉलिटी में मेरे पास चलो बुक है, मेरे पास क्लासेस भी है, तो वहां से कीवर्ड्स मिल जाते हैं, बट बाकी इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां से कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो इन केस जो भी गुजराती मीडियम में दे रहा है मारा वाला, તમને જો કીવર્ડમાં તકલીફ પડે તમે ઇંગ્લિશનું કીવર્ડ લખી દેજો, ગુજરાતીમાં તેને લખજો, પણ બ્રેકેટમાં એનું इंग्लिश जरूर લખી દેજો। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर उसका ट्रांसलेशन करने जाओगे कुछ अलग ही मीनिंग हो जाएगा, है ना। तो पेपर चेकर को हंसी आ जाए ऐसा मत लिख के आना, ठीक है। यहाँ पे बैच में आओगे तो मैं आपको डेफिनेटली कीवर्ड्स दे दूंगा, डेफिनेटली हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ठीक है, आपकी जैसी जैसी अपनी अपनी इच्छा। बाकी हमने बैच लॉन्च कर दी है, बैच लॉन्च कर दी हमने, हमारी उड़ान बैच। आप आइए, मैं बता रहा हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप आइए, ऑफलाइन सेंटर आइए, सरगासन आइए, या तो लाइव आइए, इनमें से कोई भी एक नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें प्रेडिक्शन की जब तक आप बात करते हैं, कौन सा इसमें ये सारे कोई भी मुद्दा आ सकता है, इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि अब तक ये यूपीएससी में भी ये दिक्कत होती है, सोशल जस्टिस में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं ये जितने भी मुद्दे हैं मैं बोलूंगा ये सारे ही करने हैं, इसमें नो प्रेडिक्शन, एवरीथिंग इज प्रेडिक्शन, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सब के सब मुद्दे हाईलाइटेड है, न्यूज में है, सालों साल चलते हैं। सो बेटर है हर एक में प्रिपेयर करें। और अगर आपको क्लास आना हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा एश्योरेंस है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।